नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट की सरजमी पर इस वक्त इतिहास की सबसे खतरनाक आहट सुनाई दे रही है। खून खराबा, जंग, मिसाइलें, हथियार, गोला बारूद और सैकड़ों इंसानी जानें सब दांव पर है, क्योंकि यहां अमेरिका और ईरान आमने सामने है। सवाल अब सिर्फ तनाव का नहीं, जंग का है। जानकारी के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई अब खुले मंच से नहीं बल्कि बंकर के अंदर से भयंकर तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वहां से अमेरिका के खिलाफ युद्ध का रोड मैप बनाया जा रहा है। यहां तक कि उत्तराधिकारी का नाम भी फाइनल कर लिया गया है, ताकि जंग में अगर खामनेई को कुछ हो गया तो सत्ता और बदले की कमान बिना रुके संभाली जा सके और अमेरिका के खिलाफ जंग जारी रखी जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका भी किसी भ्रम में नहीं है। समंदर का शैतान कहे जाने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान की सीमा के करीब पर्शियन गल्फ में पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका सैन्य बेस पर तैयारी बढ़ा रहा है। फोर्स को रेडी टू मूव मोड में रखा गया है। हर मिसाइल, हर फाइटर जेट, हर युद्धपोत सब अलर्ट पर है। रक्षा जानकारों का मानना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका ने किसी देश को इस तरह से समुद्र में घेरने की स्थिति बनाई है। यह सिर्फ सैन्य दबाव नहीं है, यह मैसेज है क्लियर। ईरान हथियार डाल दे, नहीं तो हमला बहुत तगड़ा होगा। ईरान कह रहा है अमेरिका हमला करने की जुर्रत तो करे, फिर जवाब उससे भी तगड़ा होगा। और यकीन मानिए, अगर ये दोनों देश मिडिल ईस्ट में भिड़े तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी आग में झुलसेगा। अगर गोली चली तो समंदर नीला नहीं रह जाएगा, लाल हो जाएगा। धरती खून से सन जाएगी और वॉशिंगटन की निगाहें सिर्फ दुनिया की निगाहें वॉशिंगटन और तेहरान पर नहीं, बल्कि उस एक फैसले पर है जो मिडिल ईस्ट को बदल सकता है, इतिहास बदल सकता है, दुनिया के नक्शे को बदल सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज करा सकता है। तो क्या ऐसा ही होने वाला है? क्या इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? पटकथा तैयार है? इसी खबर को जानेंगे डिटेल से। ईरान की तैयारी, अमेरिका की तैयारी, दोनों तरफ के बयान और आगे की रणनीति, और साथ ही साथ उस पर आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। अमेरिका और ईरान खाड़ी देशों में खड़े दोनों देश आमने सामने सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे, बल्कि विध्वंसक युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई बंकर में चले गए हैं। वहीं से अमेरिका के खिलाफ प्लानिंग चल रही है। फुल एंड फाइनल वॉर का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सवाल अब क्या और कब का नहीं रह गया है, क्योंकि ये भीषण युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में फंस चुका है। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, एशिया, हर तरफ अमेरिका इस वक्त दखल देने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के पास ताकत है, लेकिन एक और लंबी जंग झेलने की राजनीति और आर्थिक क्षमता अमेरिका की कमजोर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान, जो सालों से प्रतिबंधों में जीकर जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा था, अब एक बार फिर से वो अमेरिका की सेना के सामने सीना ताने खड़ा है और कह रहा है अमेरिका को हिम्मत है तो वो हमला करे। इधर अमेरिका की खूंखार सेना मौत बनकर ईरान की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ईरान भी जंगी मोड में तैयार हुए बैठा है। ईरान बार बार चुनौती दे रहा है कि हिम्मत है तो हमला करके दिखाओ। होर्मुज स्ट्रेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने सेना के डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है। ईरान की कोशिश है कि किसी तरह होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करना मतलब मिडिल ईस्ट के ऑयल पर आपका कब्जा होना। और होर्मुज स्ट्रेट के साथ साउथ कोस्ट पर एडवांस कोस्टल डिफेंस फोर्सेस की तैनाती है। बॉर्डर से लगे इलाकों में सेना की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है ईरान। 2400 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा पर बासिज यूनिट्स तैनात कर दिया है। केशम द्वीप पर बंदर अब्बास पोर्ट पर भी भारी डिप्लॉयमेंट है। और इसी होर्मुज को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को पर्शियन गल्फ में उतार दिया है।
यानी साफ है कि ईरान हथियार डालने के मूड में तो नहीं है और ना ही पीछे हटने के मूड में है। ईरान का कहना है अमेरिका जिस भाषा में बात करना चाहता है ईरान भी उसी भाषा में बात करेगा। अमेरिका को दिक्कत ईरान से नहीं है बल्कि वहां की सत्ता से, खामनेई से, जिसे उखाड़ फेंकने का ब्लूप्रिंट अमेरिका तैयार कर चुका है। ट्रंप की खामनेई के तेल के खजाने पर भी नजर है। उसने अपना तैरता हुआ किला यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर में ईरान की तरफ भेज दिया है। 3 युद्धपोतों के साथ ये ईरान की सीमा तक पहुंच रहा है। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि खामनेई ने सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं की बल्कि ईरान में अपने बाद की व्यवस्था भी तय कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी के नाम को फाइनल कर लिया गया, ये रिपोर्ट बता रहे हैं। खामनेई ने खुद अपने उत्तराधिकारी के नाम तय किए हैं। संभावित उत्तराधिकारी में खामनेई के बेटे का नाम नहीं है। सैन्य अधिकारियों के उत्तराधिकारी की लिस्ट जो है वो तैयार है। युद्ध के दौरान खामनेई को कुछ हुआ तो अगला नेतृत्व भी तैयार कर दिया गया है। मतलब खामनेई अगर मार भी दिए जाते हैं इससे भी जंग खत्म नहीं होगी। ईरान की कमान तुरंत उत्तराधिकारी संभाल लेगा और युद्ध रुकेगा नहीं, बदला अधूरा नहीं रहेगा। ईरान ने क्लियर मैसेज दिया है, नेता मरेगा, सिस्टम नहीं। और इधर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की सीमा के करीब पहुंच रहा है। 3 युद्धपोत, फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चलता फिरता एक ऐसा भेद्य किला जिसमें घुस पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अमेरिका कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। यह क्लियर मैसेज है, खामनेई पीछे हट जाएं, सरेंडर कर दें या ईरान छोड़ दें, क्योंकि अमेरिका आज नहीं तो कल वहां घुसेगा ही घुसेगा। 110% इस बात की गारंटी है। और पीछे से इस्राइल का बैकअप है। कब तक ईरान मुकाबला करेगा? इसलिए आक्रामक घेरेबंदी की जा रही है। जरूरत पड़ी तो एक्शन फौरन शुरू किया जा सके। हां, बशर्ते मिडिल ईस्ट में उसके अलाइज को कुछ ना हो, यानी कि अमेरिका के दोस्तों को, और मिडिल ईस्ट का तेल निर्बाध तरीके से पूरी दुनिया में सप्लाई होता रहे। होर्मुज स्ट्रेट ईरान के पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए अब्राहम लिंकन पर्शियन गल्फ में। लेकिन सामने ईरान की ताकत भी है। ईरान की ताकत उसकी सेना में नहीं है, ना ही एयरफोर्स में है, ना नेवी में है, आर्मी में है। लेकिन ईरान की असली ताकत है उसकी सिमेट्रिक वॉर स्ट्रेटेजी, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, प्रॉक्सी फोर्सेस, साइबर अटैक, और सबसे बड़ी बात, शहादत की सोच। ईरानी सैन्य सिद्धांत में मौत हार नहीं, हथियार है, जिहाद है। अमेरिकी सेना पर ट्रिपल अटैक की तैयारी ईरान ने भी कर ली है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना पर 3 तरफ से हमले की चेतावनी दी जा रही है। ईरान के अलावा इराक और यमन से भी हमले की तैयारी है। यमन से हूती यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले को तैयार है। इराक से कताइब हिजबुल्ला अमेरिकी बेस पर हमले को तैयार है। रेड सी और होर्मुज स्ट्रेट में यूएस वॉरशिप पर हमले की तैयारी की जा रही है। आईआरजीसी के साथ ज्वाइंट अटैक का प्लान हूती बना रहे हैं और हिजबुल्ला भी बना रहे हैं। हालात यह है कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे सीधे ईरान के निशाने पर है। खाड़ी देश इराक, सीरिया, अगर जंग शुरू हुई तो पहला हमला सीधे अमेरिकी बेस पर हो सकता है। यानी लड़ाई सिर्फ ईरान की जमीन पर नहीं, अमेरिका की मौजूदगी पर भी होगी। कहां कहां सैन्य बेस है जहां हमला हो सकता है, आपको वो भी दिखा देते हैं। इसमें तुर्की है जहां पर अमेरिका का सैन्य बेस है, इराक है, कुवैत है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है। अगर आप फैसिलिटी देखें तो अल असद एयरबेस इराक का सबसे बड़ी अमेरिकी फैसिलिटी है। मुवफ्फक साल्ती एयरबेस जॉर्डन में सबसे बड़ी फैसिलिटी है। इसके अलावा प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में यूएस एयरफोर्स की बड़ी फैसिलिटी है। ये जितने डॉट्स आप देख रहे हैं, यूएई को भी आप देख लीजिए, अल धफ्रा एयरबेस F-22 रैप्टर MQ-9 रीपर की तैनाती है। ये जितने लाल लाल डॉट आप नक्शे पर देख रहे हैं, ये सब ईरान के मिसाइलों के निशाने पर है। और इसलिए अमेरिका अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में और अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अब पीछे हटने की गुंजाइश बेहद कम बची है। कूटनीति की भाषा खत्म हो चुकी है, मिसाइलों की धमकी दी जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है युद्ध 100 नहीं 110% तय है।
ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे विध्वंसक संघर्ष साबित हो सकता है। ईरान अपने और कमर्शियल सैटेलाइट डेटा से अरब सागर में अमेरिकी जहाजों पर नजर रखता है। जब जहाज डाक होता है तो ईरानी सेना को उसकी पहचान और सटीक स्थिति तय करने में कई घंटे लग जाते हैं, जो आधुनिक युद्ध के हिसाब से बहुत बड़ा वक्त है, लंबा वक्त है। यह कदम सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव का भी है, यानी कि ईरान पर सैन्य एक्शन की पूरी तैयारी अमेरिका ने कर ली है। ईरान पर हमले के लिए B-2 स्पिरिट और B-52 बॉम्बर की तैनाती की गई है। F-22 और F-35 फाइटर जेट ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डिएगो गार्सिया और USS अब्राहम लिंकन से ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है। अली अल सलेम और प्रिंस सुल्तान बेस पर नए एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिए गए हैं। ईरान में टेंशन के बीच मिडिल ईस्ट में फोर्स पोस्टर भी बदल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी किसी तरह के भ्रम में नहीं है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फोर्स रेडी टू मूव मोड में है। हर पल सैटेलाइट से निगरानी है, हर मूवमेंट पर नजर है, हर मिसाइल लॉन्च के लिए अलर्ट है। अमेरिका का ईरान पर हमले की सीक्रेट तैयारी भी समझ में आ रही है। दरअसल इजराइल में एक सीक्रेट प्लानिंग की गई है। ईरान पर हमले से पहले IDF को सीमित समय में तैयारी करनी होगी, आदेश दिया जा चुका है। एयरलाइंस और ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस करना होगा। हमले से पहले उत्तरी सीमा पर सतर्कता बढ़ाई जाएगी। इजराइल की कार्रवाई ईरान की क्षमता के मुताबिक तुरंत तय होगी। यानी याद रखिए, ये जंग खामनेई के साथ ही खत्म नहीं होगी। ये मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग की शुरुआत होगी जो शायद दशकों तक लड़ी जाए या कई सालों तक लड़ी जाए। इसलिए दुनिया सांस रोके देख रही है कि कहीं ये जंग छिड़ न जाए, ये दोनों देश आपस में भिड़ न जाए। इसके बाद सवाल बस यही रह जाएगा कि कौन बचेगा और कौन मिट जाएगा। और शायद दुनिया को अभी तक ये नहीं पता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं या नहीं है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। पूर्णिमा नाथ जुड़ रही है, रिपब्लिकन नेता अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनीस अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल मेरा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से है। यूके देवनाथ सर, हमने इस पर चर्चा लगातार जारी रखी है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह की तैयारियां की जा रही है, उससे लग नहीं रहा है ये मामला अब कूटनीतिक हल्के में इसे सुलझाया जा सकता है। इसका फैसला अब जंग के मैदान में ही होगा। जी हाँ विवेक, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका चाहता क्या है इस युद्ध से जी, या इस झड़प से। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पेंटागन ये चाहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए? अगर उनका ये एम है तो शायद अभी भी वह समय आया नहीं है। हाँ, किसी भी युद्ध को चालू करने के पहले प्रिंसिपल ऑफ वॉर में हमें यह सिखाया गया कि एम को सिलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, यानी आपका चाहते क्या है आप उस झड़प से या उस युद्ध से। क्या सत्ता परिवर्तन ईरान में हो जाएगा अगर USS अब्राहम लिंकन से आज 100 जहाज जाकर 200 बॉम्ब ईरान के ऊपर गिरा दें? जाहिर बात है नहीं। क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा अगर अमेरिका की शह में आकर इशारा पाकर इजराइल की एयरफोर्स 100 जहाज भेजकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर 200 बॉम्ब गिरा दे इजराइल एयरफोर्स? जवाब है नहीं। सत्ता परिवर्तन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट, कहते हैं ना कि एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट ये है कि ईरान के अंदर अंदरूनी खलबली होनी चाहिए। लाखों लोग ईरान के सैकड़ों शहरों में होने चाहिए जो कि सरकारी संपत्ति को आग लगा रहे हों, बसों में आग लगा रहे हों, जो कि पिछली बार जैसे हमने देखा 15 दिन पहले मस्जिदों में आग लगा रहे हों। यानी ईरान के अंदर एक अंदरूनी खलबली, अंदरूनी अराजकता का माहौल होना चाहिए। ये नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौज को हुक्म देते हैं कि ईरान के ऊपर हवाई जहाज से बॉम्ब गिराओ, शायद अमेरिका का सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम कंफ्यूज्ड है। जी,
नहीं, लेकिन क्या वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको कंट्रोल कर लिया गया? फिर इसका मतलब ये ईरान ने उस प्रोटेस्ट को अब दबा दिया या फिर खत्म कर दिया जो उसके खिलाफ, जो उनकी सत्ता के खिलाफ, सुप्रीम लीडर के खिलाफ था? विवेक देखो, जो मोसाद के एजेंट हैं ईरान के अंदर और जो सीआईए के एजेंट हैं ईरान के अंदर, देखो वहां ईरान के अंदर दो तरह के एजेंट हैं, मोसाद के और सीआईए के। एक तो ऐसे मोसाद के ओरिजिनल एजेंट और सीआईए के ओरिजिनल एजेंट जो कि पेरोल पर हैं और वो ईरानियन नहीं है, लेकिन उनको ईरान के अंदर छोड़ा गया है। लेकिन ज्यादातर जो मोसाद के एजेंट हैं और सीआईए के एजेंट हैं ईरान के अंदर काम करने वाले, वो ईरान के ही नागरिक हैं जो कि आयतुल्लाह खमेनी की सरकार से परेशान हैं, जो कि 1979 के पहले शाह ऑफ ईरान के सपोर्टर थे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ईरान के धनाढ्य लोग, ये लोग जो हैं, इनकी जो रिपोर्ट है आज की तारीख में ये बोल रही है कि ईरान में भी अंदरूनी हालात इस तरह से नहीं हैं कि अंदरूनी धक्के से ईरान की सरकार गिर जाए, क्योंकि आईआरजी ने अभी कमोबेश ईरान के जितने सड़कों पर जो उपद्रवी एलिमेंट थे, आयतुल्लाह खमेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, उन सबको घरों में वापस भेज दिया है और उनको बोला है माफी मांगो तो तुम्हें माफ कर देंगे। देखिए, करीबन 4000 उपद्रवी तत्वों ने, जो प्रदर्शनकारियों ने माफी मांग ली है और ईरान की सरकार ने बोला है कि ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं। इसके बाद जो बाकी करीबन 4 से 8 हजार उपद्रवी हैं जिन्होंने अभी तक माफी मांगी नहीं है, लेकिन आईआरजी और ईरानियन जो इंटरनल सोशल पुलिस है उनके दरवाजे पर बैठी हुई है कि आप माफी मांग लो अगले एक हफ्ते में, नहीं तो हम आपके परिवार को, आपके कुनबे को, आपके रिश्तेदारों को प्रेशर में डाल देंगे। तो अभी अंदर से कोई खलबली ईरान में नहीं है। ये सीआईए और मोसाद और नेतन्याहू की पर्सनल रिपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप के पास। जी जी, अंसारी साहब, आपको क्या लगता है? कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर ईरान में या मिडिल ईस्ट में भी होता है तो उसका सीधा खराब असर हिंदुस्तान पर पड़ेगा। कई सेक्टर में जी जी, अनीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करूंगा। मैं जरा सुरेंद्र स्वामी जी से जानूं कि वो कैसे देख रहे हैं इस पूरे मैटर को। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या आपको लगता है अमेरिका अटैक करेगा? अमेरिका अटैक तो करेगा, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड ऑपरेशन होगा। और मेरा ये मानना है कि देखिए, तैयारी तो किसी भी युद्ध के लिए पूरी की जाती है। आप ये मान के नहीं चलते कि हम लिमिटेड अटैक करेंगे तो उतनी ही तैयारी करें। तो अमेरिका की जो तैयारी हो रही है चारों तरफ से, वो इस बात को ध्यान में रख के हो रही है कि अगर युद्ध फुल फ्लेजेड होता है तो हम उस समय पूरी तरह से उसके लिए तैयार हों। अब मैं थोड़ा सा, मेरा इसमें हल्का सा डिफरेंस ये है कि ईरान के अंदर असंतोष है, लेकिन उसको अभी दबा दिया गया है। वहां पे काफी लोग मारे जा चुके हैं, 40,000 से ऊपर अरेस्टेड लोग बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ बड़े सख्त एक्शन हो रहे हैं। तो पब्लिक होती है ना, थोड़ी सहम जाती है। लेकिन जैसे ही पब्लिक को ये आभास होगा कि अब खamenei की स्थिति खराब हो रही है, या उसको पिक कर लिया गया है या मार दिया गया है, तो निश्चित रूप से जो असंतोष दबा हुआ है वो पूरी तेजी के साथ वापस उभर कर आएगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं लगता है। अब ये कब लड़ाई होगी, देखिए, अमेरिका के, जैसे देवनाथ जी ने कहा, टारगेट बहुत क्लियर है। पहली बात, वो इजराइल को सिक्योर करना चाहता है। दूसरा, वो अपने अलाइज को मिडिल ईस्ट में सिक्योर करना चाहता है। तीसरा, वो ईरान के ऑयल के जो कुएं हैं, जो उनकी तेल और गैस है, उस पर वो अपने हिसाब से रिजीम बिठाना चाहता है जी। अब इजराइल के लिए आधा काम तो गाजा में उसने कर ही दिया। हाँ, मैं सारे मुस्लिम कंट्रीज को पीस बोर्ड पे बिठा लिया है और हमास के खिलाफ सब काम करेंगे अब।
अब रह गया हिजबुल्ला और ईरान और इनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यमन में और इराक में, वो इतना सा इनके पास बचा है। तो अगर युद्ध होता है तो फिर तो इनका कोई अलाई बचेगा नहीं, फिर तो फुल फ्लेजेड वार हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए वो फुल फ्लेजेड वार पे अमेरिका नहीं जाना चाहता। लेकिन वो क्या करे, प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है। प्रेशर क्या है कि आज ही आईआरजी का हो रहा है कि ईयू में वो आईआरजी को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देंगे। अगर ये करते हैं तो उनके सारे एसेट सीज हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, उनके जितने लोग हैं उन सबको वो फिर अपने कब्जे में ले लेंगे, तो एक तरह का ही सैंक्शन होगा। तो अब उसमें बहुत ही प्रिसाइज ये ऑपरेशन करना है। प्रिसाइज ऑपरेशन जब होगा जब उनको एग्जैक्ट लोकेशन खमेनी की, आयतुल्लाह खमेनी की मिल जाएगी और उनको ये हो जाएगा कि हाँ अब ये इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जैसे इन्होंने मतलब लोकेशन वेनेजुएला में अभी किया। अभी खामनेई की एग्जैक्ट लोकेशन अमेरिका के पास नहीं है। नहीं 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 है, अगर होती। हाँ, तो घुस चुके होते। देखिए, एक दो काम है, एक उनको एग्जैक्ट लोकेशन निकालना और हाँ। दूसरा उस पे ऑपरेशन को फिक्स करना। दोनों चीजें होनी चाहिए ना। मान लो आपको मालूम भी पड़ गया लेकिन आप पहुंच के वहां से नहीं निकाल सकते तो वो भी बेकार है। जैसे वेनेजुएला में ऐसा नहीं है कि वो उसी दिन हुआ था, वो बहुत 1 महीने 3 महीने से तैयारी चल रही थी। बिल्कुल सही बात है। उसके जितने भी छिपने के स्थान थे, रात को सोने के स्थान थे, किस डेट में कहाँ मूव करता था, वो सब जब उन्होंने पूरी जानकारी ली। तीसरी बात यह है कि अगर वो तो रिलीजियस लीडर है आयतुल्लाह खमेनी, अगर वो अपनी जगह फोर्सेस के किसी को उत्तराधिकारी बनाते हैं तो उनके तो प्रेसिडेंट हैं, सब है, तो वो कोई पर्पस नहीं सर्व करेगा। क्योंकि वो जो ईरान अभी बंधा हुआ है वो खाली रिलीजियस लीडर की वजह से बंधा हुआ है ना। बिल्कुल। तो अगर वो फोर्सेस के लोग उत्तराधिकारी बनेंगे फिर तो दूसरा ही खेल हो जाएगा वहां पे। तो मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका इजराइल को, मिडिल ईस्ट को सिक्योर करने और अपने जो टारगेट हैं उसको अचीव कर, पर चूंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है इसलिए उसकी तैयारी फुल फ्लेजेड वॉर की भी अपनी तरफ से पूरी है। और लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि वो 5-7 दिन में आपको, मतलब मेरा अपना असेसमेंट है, जी। 5 दिन 10 दिन में जैसे ही उनको ये फिक्स हुआ कि हाँ ये यहाँ पे हैं और वो ऑपरेशन वहां पे कर सकते हैं, तो वो बहुत ही एक लिमिटेड ऑपरेशन करेंगे, खमेनी को या तो मार देंगे या उसको पकड़ लेंगे। और जैसे ही वो होगा तो मुझे नहीं लगता कि जो अनरेस्ट है वो रुका रहेगा, वो बहुत तेजी से उभर के आएगा और उस समय वो सत्ता मुझे लगता है परिवर्तन यूएसएस करके। अब्राहम लिंकन के पर्शियन गल्फ में पहुंचने का वेट किया जा रहा है। क्रूजिंग अर्थ में मैं एक बार देखता हूं कि अभी अब्राहम लिंकन का लाइव लोकेशन क्या है। तब तक मैं पूर्णिमा जी से जरा पूछ लूं कि अमेरिका में इस बात को लेकर क्या चर्चा है। क्या अमेरिका में इस बात पर चर्चा है कि ईरान को इन्वेड करेगा यूएस? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद सर। पहले तो ये बात है कि अमेरिकन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन वॉर। हम अनफॉर्चुनेटली ये वॉर मॉन्गरिंग सिर्फ रिपब्लिकन का सिचुएशन नहीं है। दिस इज बाई पार्टीजन, इट्स अ लुक्रेटिव बिजनेस मॉडल, इट्स ऑल्सो इमेंसली प्रॉफिटेबल सर। तो ये अगर आप मैंने अगर सिंप्लीफाई करूँ ये सिचुएशन, हमेशा इट्स नॉट अबाउट ईरान ऑल्सो, ये एप्लीकेबल टू एनी कंट्रीज। अब कल को भी यही सिचुएशन इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हो। अब सर थोड़ी देर पहले बोले थे 40,000 का मौत हो गया, किसके हिसाब से, कौन आंकड़ा दे रहा है? अमेरिकन मीडिया के अदर वेस्टर्न मीडिया आपको नंबर दे रहे हो, वो नंबर आपको बाइबल हिसाब से आप कम्युनिकेट करे जा रहे हो। द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस इज द साइकिल इज वेरी सिंपल। पहले लेबल करो, उसके बाद एम्पलीफाई करो, उसके बाद आइसोलेट करो, उसके बाद लिटरली सैंक्शन करके उसको इकोनॉमी को ध्वंस करो, उसके बाद आप इंटरवीन करो। सो 1945 टू 2055 ईयर्स में 80 रेजिम चेंज हुआ है। और ये अमेरिका की लिटरली जो ये आंकड़ा मैंने आपको दिया है, दिस इज बोथ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट एंड स्प्लिट इज 55 to 45% ईच, ऑल ऑफ देम। तो अब 200 हिस्ट्री ऑफ रिजीम चेंज और कू अगर ले लिया, लास्ट द फर्स्ट वन इज
considered as 1893 in Hawaii. Aj Hawaii is part of America is because America actually executed a regime change and coup attempt on the Queen of Hawaii, लिली इउकलानी, उनको हटाया गया था. तो मेरा आज ईरान है, कल इंडिया भी तो हो सकती है ना. आज ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है ईरान में, अब कल ये भी तो हो सकती है ना ह्यूमन राइट्स की बात की इंडिया के ऊपर चिपका दे, क्योंकि लीबिया में भी यही हुआ था, उनका लीडर को पब्लिकली एग्जीक्यूट करा गया था सर. अब यहाँ पे इंडिया की बात अगर मैं करूं, इंडिया को सीपीसी यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर करने के लिए अभी सालों भर से कोशिश कर रहे हैं. अभी भी नैरेटिव ऐसे चल रहा है कि इंडिया में हिंदूज आर किलिंग मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, माइनॉरिटी राइट को निकाल दिया जा रहा है. सर यही बात तो कल इंडिया के ऊपर भी चिपक सकता है ना. तब आप बोलोगे वहां पे 40,000 लोगों की मौत हो गई है. यहाँ पे लिटरली साइऑप करा जाता है, प्रोपेगेंडा करा जाता है, पब्लिक कंडीशनिंग करा जाता है, और आपको समझाया जाता है थ्रू नेक्सस ऑफ अमेरिकन एंड वेस्टर्न मीडिया लेकिन के लेकिन लेकिन countries आप को इसको भारत के करा जाता है. प्रोस्पेक्ट से रख रही हैं, लेकिन भारत एक उभरता हुआ बाजार है, उभरती हुई शक्ति है. भारत के हिसाब से इस तरह के ऑपरेशन सोच पाना या फिर बता पाना, अभी हमने LRASHM टेस्ट किया, मतलब शोकेस किया इस बार रिपब्लिक डे परेड में, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है और जो सिर्फ भारत, रूस, चाइना के पास ही 3 देशों के पास हैं और अमेरिका के पास 4 देशों के पास है. तो कंपैरिजन इसको करना थोड़ा सा मुझे लगता है पूर्णिमा जी कि भारत के साथ भी हो जाएगा, ईरान के साथ हो रहा है, वो थोड़ा सा बहुत अर्ली होगा या फिर बहुत प्री मैच्योर होगा. नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूंगी, क्योंकि आप अगर देखोगे वॉर हेड्स आर एक्चुअली हायर इन रशिया. आपको नैरेटिव में कभी ये वेस्टर्न मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा. फिर भी रशिया को कितना झेलना पड़ रहा है, उनका इकोनॉमी क्या था. लेकिन रशिया से वो डायरेक्ट लड़ाई में नहीं हो, सैंक्शंस में. सैंक्शंस तो हमारे ऊपर भी, हम पर 25% का टैरिफ लगाया हुआ है, पेनल्टी टैरिफ रूस से ऑयल खरीदने को लेकर. ईरान के साथ बिजनेस लेकिन नतीजा क्या हुआ देखिए, ईयू के साथ हमने सबसे बड़ी ट्रेड डील की. सुरेंद्र जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर धीरज कॉल यूएस से हमारे साथ जुड़ गए. कॉल साहब आपका भी बहुत स्वागत है. सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप जल्दी से. हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने जो कहा था कि अबाउट 6,000 डेथ हैं और मोर देन 40,000 अरेस्ट हैं. हाँ. मैंने 40,000 डेथ नहीं कहा था. हाँ. दूसरी बात यह है कि होने को तो कल को रूस, अमेरिका, रूस, भारत, चीन, यूरोप सब मिलके अमेरिका को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. भाई आपको कुछ भी एजम्पशन करना है तो आप कुछ भी एजम्पशन कर सकते हैं ना. अमेरिका की, अगर आज की तारीख में भारत दुनिया की तीसरी सैन्य शक्ति है, अगर भारत, रूस, चीन मिलेंगे, अगर ऐसी स्थिति होगी तो अमेरिका को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो ऐसे प्रिजम्पशंस करना कि भाई कल को भारत भी हो सकता है, कल को अमेरिका भी हो सकता है, कल को हम ही अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वी हैव ए सैटेलाइट पावर, हमारे पास सैटेलाइट आर्मामेंट्स है, हमें तो नीचे लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी. तो ये सब नहीं है. इशू ये है कि अमेरिका का एक लिमिटेड टास्क है. वो लिमिटेड टास्क है इजराइल को सिक्योर करना और अपने अलाइज को सिक्योर करना, और ईरान में जो उसकी मिसाइल फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको खत्म करके सरेंडर करवाना और उसके ऑयल्स पर अपना एक फेवरेबल रिजीम से उस पे अपना कब्जा कंट्रोल चलाना. बिल्कुल सही बात है. ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है आपके. मैं जल्दी से कॉल साहब का एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास. कॉल साहब, कल भी हमने बातचीत की इस मुद्दे पर, लेकिन कहीं से ये यू टर्न लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. अब देखिए सेंटकॉम क्षेत्र में यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंच गया है, जो कि अब मस्कट से बहुत कम दूरी रह गई है. देखिए, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और आपके पैनलिस्ट दर्शकों को सबको नमस्कार. और सबसे पहले अगेन बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, जो कल आपके शो पे हमने बोला था ईयू डील Thank हो you. गई है. मुझे लगता है ये इस दशक की 2020 से लेके 2020 से लेके 2030 तक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द करंट गवर्नमेंट है. तो मैं भारतीय सरकार को और निगोशिएटर्स को इसमें बहुत बड़ा थैंक यू देता हूं. और कुछ जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, मैं नाम लिए बगैर नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन्होंने इसको फर्दर पुश किया, उनको भी इनडायरेक्टली धन्यवाद देने की जरूरत है. पर ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडियन कंज्यूमर, फॉर जिनको प्रोड्यूस करना है और जिनको एक्सपोर्ट यूरोप में करना है. यूरोप भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है विवेक जी, बहुत बड़ा बाजार उनको मिला है. ऑटोमोबाइल से लेके, वाइनरी से लेके, अब भारत को टेक्सटाइल, पेट्रोलियम और भी बहुत सारी लेदर गुड्स. तो जो हम लोग बात कर रहे थे ऑल्टरनेटिव मार्केट्स तलाश करने की, भारत सरकार ने एक्सीलेंट काम किया. और अब मुझे दिख रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अमेरिका में भी जो एक्टिव डेलीगेशन जा रही हैं, आपको बहुत अच्छी न्यूज मुझे लगता है इस साल उसमें भी मिलेगी.
जस्ट वांटेड टू कनाडा के टच पीएम दैट। मार्क कार्नी भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे लगता है उनके दौरे दुनिया की बात का हो रही है। पैराडाइम डेफिनेटली शिफ्ट हो रहा है और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। जी। कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आप हाँ ईरान के ऊपर फोकस हो रहे जी। हैं, देखिए मैंने कल भी इस पे बात बोली थी, मुझे नहीं दिख रहा। पहली बात तो मैं आपके आई थिंक आई डोंट नो हु सेड दैट, लेकिन इंडिया को आप ईरान से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे वेनेजुएला को ईरान से नहीं कंपेयर किया जा सकता। इंडिया इज वेरी डिफरेंट। और आप जितना मर्जी यहाँ यहाँ पे लोग मेरे से डिफर ऑफ ओपिनियन रखें, भारत और अमेरिका के अनप्रेसिडेंटेड रिलेशनशिप है। ये शॉर्ट टर्म टर्मोइल है और अभी भी निगोशिएशंस चल रही हैं। 20 से 25 अलग बास्केट्स में चीजों को रखा जा रहा है। हाँ, कुछ एरियाज हैं जो आप जानते हैं, एग्री और डेयरी, जिसपे कांटा अटका हुआ है, पर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस महीने के जून तक, सेकेंड ट्राई में ट्राई तक हो जाना चाहिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव। सो नॉट लेट्स नॉट लाइक जंप द गन, जिसको बोलते हैं। तो हैविंग सेड दैट, लेकिन कमिंग बैक टू ईरान, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि वहां पे बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑलरेडी ऑन द बैक फुट है। जी। मिनॉरिटीज और इमिग्रेशन इश्यूज के ऊपर बहुत सेंसिटिव है। तीसरी बात, आप ये मत भूलिए, अगर ईरान को डिस्टर्ब किया तो मिडल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा टर्मोइल आएगा। कल ही हमने गल्फ ऑफ हरमूज के ऊपर बात करी, जहां से 20% जाता है। इसके अलावा हमारे जो स्ट्रेटेजिक वहां पे यूएस के डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो उस एरिया रीजन में आते हैं, वो अंडर थ्रेट आएंगे। हमारे जो यूएई ले लीजिए, सऊदी ले लीजिए, वो ईरान के सामने खड़े नहीं हो सकते, वो उसकी शक्ति के सामने, अगर अमेरिका सपोर्ट ना करे, उन पे थ्रेट आएगा। और कभी भी आप जितना मर्जी बोलिए, मैं आपको फिर बताता हूं, कभी भी इजराइल नहीं चाहेगा कि एक ईरान का सीरिया बन जाए, क्योंकि वहां पे दुनिया ही अलग है। इजराइल भी चाहता है कि प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आए। और सबसे अच्छी बात है, जो ईरान के रेगुलर लोग हैं, अभी आपके पैनलिस्ट बात कर रहे थे जब शाह को गिराया गया, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं उन फैमिलीज को पर्सनली जानता हूं, एटलीस्ट 50 पीपल एटलीस्ट, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, पॉलिटिक्स में थे, फिजिशियंस थे, फाइनेंस में थे, वो इमिग्रेट हो गए 80 के दशक में यहाँ पे, और बाद में भी होते रहे। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन लोग हैं, जो यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, उनकी मानसिकता और अब जो ईरान के यूथ हैं 35 साल से कम, काफी मैच हो रही है। अब देखिए, वर्ल्ड इज फ्लैट, आप जितना मर्जी आयरन कर्टन रखिए, इंफॉर्मेशन तो आ जाती है। तो दुनिया को दिख रहा है, जो ईरान का एक टेक का ग्रोथ सेक्टर का बंदा है, उसकी ग्रोथ कहाँ है, उसके एस्पिरेशन दुनिया में कहाँ पहुंच रहे हैं करंट रिजीम में, वर्सेस जो यूएस में बैठा है, यूके में बैठा है, कनाडा में बैठा है। तो जितना मर्जी सरकार दबा ले, फंडामेंटल इस्लामिज्म के ऊपर मुझे लगता है इस टाइम एक रोक लगेगी ईरान में, क्योंकि वही शक्ति है जो खुमैनी को पावर देती है, इस्लामिज्म फंडामेंटल। अगर उसको आप हटाइए तो प्रोग्रेसिव वॉइसेस ईरान में काफी सालों से चल रही हैं, लेकिन वो रिलीजन को एज अ शील्ड लेके आते हैं। और अब जो यूथ है, वो इसमें बिलीव नहीं करता, उनके पूर्वज भी नहीं करते थे मतलब ईरान की आप 40 years देखिए, ago, और अब ईरान की इकोनॉमी कंडीशन जो है वो कितनी बुरी हो गई है। वहाँ की करेंसी जो है वो Exactly. डॉलर के मुकाबले बिल्कुल जीरो हो गई है। आप ये देखिए ना और कि आप कोई मर्जी सरकार उठा लीजिए विवेक जी, हाँ आप कोई मर्जी सरकार उठा लीजिए। आप पता नहीं ट्रैवल किए हैं, मैं तो यूएसएसआर में, जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर है, 96 से 2000 में कई बार ट्रैवल कर चुका हूं। जी। मैंने उन लोगों से बात की है विवेक जी, इतना बड़ा थैला लेके पैसे लेके जाते थे, ब्रेड नहीं खरीद पाते थे। तो ईरान में कहीं ना कहीं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, हर एक आदमी को जो प्रो गवर्नमेंट है, उसको भी बेटे को खाना खिलाना है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, परिवार को क्या खिलाएंगे आप जिस मर्जी पार्टी से अलाइंड हो, लेकिन जब तक आपकी रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगी, हाउ डू यू केयर जार बैठा है या डिक्टेटर बैठा है। पहले तो आपको अपने आप को सिक्योर करना है, फिर देश सिक्योर होगा। तो ये समझना जरूरी ये है। वहां पे ईरान को इस्लामिक इकोनॉमिकल रिजीम बहुत, से बाहर लाना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। और इसके लिए वो अमेरिका जो है, वो वो हम नहीं ला सकते, वो वहां के वहां खुद के के लोग, लोग वहां के लाएंगे, और लोग, वो बिल्कुल ला वहां रहे के हैं। लोग। लेकिन वो प्रोटेस्ट ये तो दबा बात दिया गया ना, वो प्रोटेस्ट बचा कहाँ, वो प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया। लेकिन आप ये मत भूलिए विवेक जी, आप कभी भी डिक्टोरियल कंट्रीज में जाएंगे, 20 सपोर्टर अगर होंगे ओवरथ्रोइंग रजीम, शायद एक आदमी में हिम्मत होगी सड़क पे आने की, लेकिन हाँ 19 लोग घर में बैठे हैं। दे विल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, जो अमेरिका उनको जी बोल रहा है, हम ठीक है। आपके पूर्णिमा साथ जी हैं, कुछ अगर कहना किसी चाह को रहे हो, मारा यूके हम देवनाथ जी उतरेंगे। आपके पास आ रहा हूँ। पूर्णिमा जी। विवेक जी, मैं सिर्फ संक्षेप में ये कहना चाहती हूँ, इंटरनल इश्यूज आर देयर इन एवरी सिंगल कंट्रीज, इवन अमेरिका इज, अभी हमारे यहाँ पे रिसेशन की रिस्क हो रही है, बट इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इज नॉट ए लाइसेंस
फॉर कैंसिलेशन ऑफ सॉवरेंटी। कोई भी कंट्री की अपनी सॉवरेंटी डिफेंड करने की राइट्स होती है। आज 195 कंट्रीज आर रिकग्नाइज्ड बाय यूएन, एंड उसमें से अगर आप अमेरिका को छोड़ दो, जी। 194 कंट्रीज को अगर अथॉरिटी और राइट्स नहीं है तो फिर ये कंट्री बनाई क्यों है? आप निकाल दो सारी कंट्रीज को, बम डाल दो, बम डाल के आप बोलोगे सिक्योरिटी है, रिसोर्स निकाल के आप बोलोगे ये नेशनल सिक्योरिटी है, आप डिस्टेबलाइज करके बोलोगे ये डेमोक्रेसी प्रोटेक्शन है। आप ये मतलब तो आप ये एक कह रही के हैं कि बाद एक ईरान के पीछे जाना अमेरिका का ठीक बात नहीं है, एक सोवरन कंट्री को इन्वेड करना ठीक बात नहीं है, वहां की संप्रभुता को चैलेंज करना ठीक बात नहीं है, ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए चैलेंज है। अनिल संसारी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनिल संसारी जी, स्वागत है आपका। आपका रिएक्शन फिर मैं कौल साहब और यूके देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूं। अनिल संसारी जी। जी, मैं बहुत देर से आउट ऑफ टच हो गया था क्योंकि हमारा इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम था, बट लेट मी पुट इन थिंग्स विच आई वांटेड टू से। देखिए, अमेरिका की जो इस वक्त कोशिश है हाँ। कि ईरान में रिजीम बदल दें, वहाँ पर डिसऑर्डर क्रिएट करा के हटा दें उसको, मुझे नहीं लगता इसमें अमेरिका कामयाब होगा। उसकी वजह ये है कि अमेरिका में जो रिजीम है वो बेसिकली आइडियोलॉजी बेस्ड है। वो खाली किसी पर्सनल बादशाह सलामत की या किसी और की हुकूमत वहाँ नहीं है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है लोगों की। हालांकि उनका जो डेमोक्रेसी का एरिया है वो हमारे मुल्क की तरह उतना लिबरल नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी है और आइडियोलॉजी बेस्ड है। तो अगर ईरान को अगर कंपेयर करना है तो ऐसे मुल्क से कंपेयर करें जैसे कि आप चाइना से कंपेयर करें, जहाँ पर लिमिटेड डेमोक्रेसी होते हुए भी पॉपुलर जो सपोर्ट है वो पार्टी के हक में होती है। तो ईरान की भी यही पोजीशन है। ईरान को मिलिटरीली मुझे नहीं लगता कि अमेरिका बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर नुकसान पहुंचा भी दे तो खाली मिलिट्री कमज़ोरी की वजह से अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो वहाँ पूरे नहीं होने वाले। अमेरिका भी हाल ही में अपनी उंगलियां अफगानिस्तान में जला के देख चुका। अफगानिस्तान ऑलमोस्ट अफगानिस्तान से बिल्कुल मिलता जुलता सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ईरान में है। जी, यानी कि ईरान में अमेरिका फंसना नहीं चाहेगा, और अगर ईरान में अमेरिका घुसता है तो नुकसान अमेरिका को होगा। ये बात पूर्णिमा जी भी कहते हैं। कौल साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, और यूके देवनाथ सर फिर मैं आ रहा हूँ। कौल साहब। देखिए, मैं अंसारी जी की बात को ही पहले बोलना चाह रहा था कि हमने अपनी उंगलियां जला चुकी हैं इराक में, अफगानिस्तान में और आईसिस से लड़ते हुए। मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा कि हमारे बूट्स ऑन द ग्राउंड बड़ी मात्रा में जाएं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर इंस्टॉलेशंस कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज को हिट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली, लेकिन ऑन द ग्राउंड, लेकिन हर कोई आदमी इस बात को मिस कर रहा है और अंडर राइट कर रहा है कि जो मोमेंटम ऑन द ग्राउंड है, जो वहां की यूथ जनरेशन है, दे वांट टू ओवरथ्रो खुमैनी। खुमैनी की तरफ से भी अगर आप इनकी स्टेटमेंट देखें तो पहले सॉफ्टनिंग था, अब उन्होंने हार्ड बॉल हिट किया है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड पीपल आर इन प्रिजन। ऑपोजिशन तो वहां है ही नहीं, डेमोक्रेसी है ही नहीं, इस्लाम के नाम पे वहां पे डिक्टेटरशिप चलाई जाती है। और अब लोग उठ खड़े हुए हैं और अमेरिका का एक ही रोल है कि उनको बोलना कि आप एट्रोसिटीज नहीं कर सकते। क्या हम करेंगे अगर आपने एट्रोसिटीज किया? ये अभी अप इन द एयर है। कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ भी बात हो रही है, क्या वो और सपोर्ट दे सकते हैं लोकल ईरान लोगों को। अब रही बात अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि आप चाइना और ईरान को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंडिविजुअल इन चाइना इज वे बेटर देन समबडी लिविंग इन ईरान, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना की जनता अपनी अपनी ऑलमोस्ट अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से काफी खुश है। हाँ, उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स, उनकी लिबर्टी टू स्पीक, वो एक दूसरी दुनिया है, पर ओवरऑल आई थिंक जिस हिसाब से एक इंसान ईरान में रहता हुआ त्रसित है, उसको आप दूसरी जगहों से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं और तो वो फाइनेंशियल मार, उसमें बड़ा सवाल है, इससे अमेरिका का क्या लेना देना? जो बात आप कह रहे हैं। अमेरिका का लेना देना ये है कि वो वो इस्लामिक टेररिज्म को फंड करता है, ईरान स्पॉन्सर करता है, इसमें कोई दाय नहीं है। और उसको एज अ टूल टू निगोशिएट करता है। इस दुनिया में हम लोग एआई के वर्ल्ड में हैं, टेररिज्म का कोई रोल नहीं है, यही भारत सरकार का भी स्टैंड रहा है, आप भी इसको बात जानते हैं। कभी कौल साहब हमारे पड़ोस में भेजिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप सर को। सर डोनाल्ड ट्रंप आए हमारे पाकिस्तान में, देखें कितने बड़े पैमाने पर फंडिंग चल रही है। यहाँ आईसिस है, यहाँ हमास है, यहाँ
जो है आपका अलकायदा है, यहाँ जैश मोहम्मद है, यहाँ लश्कर तैयबा है, लश्कर जांगवी है, अल सहाबा है। मैं तो 1 घंटे कम पड़ जाएंगे, मैं सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के नाम याद रखे हैं मैंने। अनीस अंसारी जी आपको कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? अंसारी जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं ये देवनाथ अर्ज सर, करना करते आ चाह रहा रहा हूं बस। हूँ कि देखिए ये नैरेटिव कि ईरान जो है टेररिज्म या जिहाद एक्सपोर्ट कर रहा है, ये उतना ही सही या गलत हो सकता है जितना हम किसी और मुल्क के बारे में कह दें। मतलब हम ये कह दें मिसाल के तौर पर कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है डिस्टेबलाइज कर रहे हैं एशिया को या चाइना को या अफ्रीका को। असल बात यह है कि ईरान इज emerging as a power in its own right despite the large scale sanctions against them for more than 2 decades। और वो उस तरह का मुल्क नहीं है जैसा मिडिल ईस्ट के बादशाह चाहते हैं। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है, आइडियोलॉजी बेस्ड डेमोक्रेसी है, और वो लोग लड़ेंगे अमेरिका से या यूरोप का कोई भी मुल्क जो उनसे लड़ेगा। और ये लड़ाई हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह इसलिए होगी कि हमारे इम्पोर्ट्स, हमारे जो चाबहार एक इम्पॉर्टेंट बजट हमारा एक वो है इलाका है जहां से है एक इशू। कौन सा मैं लौटूंगा, जी। देवनाथ सर काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं एक बार देवनाथ सर का रिएक्शन ले लूं। देवनाथ सर, 2 चीजों में अब देखिए, मैं आपको जज ही बना देता हूं, और आपको सुरेंद्र स्वामी जी को, आप दोनों अब माननीय जज की भूमिका में आ जाइए और ये बताइए कि जो बात अनीस जी कह रहे हैं और जो बात कौल साहब कह रहे हैं, कौल साहब कह रहे हैं आतंकवाद को एरेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अंसारी साहब कह रहे हैं ये उतना ही है जैसे कि अमेरिका पूरी दुनिया में टैरिफ का जाल फैला रहा है, एशिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिकली देशों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, यूरोपीय देशों को भी इकोनॉमिकली उन्होंने टेरराइज करने की कोशिश की। तो क्या नज़रिया लिया जाए? क्या ईरान एक संप्रभु राष्ट्र है, वहाँ घुसने का अधिकार नहीं है? या जो कौल साहब कह रहे हैं कि भाई वो हूती को, यमन को और बाकी प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, हमास को फंड करता है, इसलिए वहाँ पर अमेरिका का एक्शन ज़रूरी है? विवेक देखो, मैं जो बात कहूंगा एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट बात करूंगा, फौजी भाषा में ही बात करूंगा। दुनिया में हर देश जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है जी। ये बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो दुनिया में हर देश जो है अपने आसपास के जो देश हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। जिन देशों में क्षमता है वो ट्रेड, टैरिफ, बिजनेस, फाइनेंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी को फैलाकर इन्फ्लुएंस करते हैं। जिन देशों में क्षमता नहीं है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? उनके पास दूसरे तरीके हैं। आप टेररिज्म को भूल जाइए, शब्द मिलिट्री पार्लेंस में हम किसी को टेररिस्ट नहीं मानते हैं। हम मिलिट्री पार्लेंस में हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि उसकी फिलॉसफी ये है कि वो हथियार का इस्तेमाल करते हुए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। क्लासिक एग्जाम्पल है कि भारत में एक समय ऐसा था जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सोचा कि भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा देंगे अलग अलग तरीके से। उन्होंने CPI-ML नाम की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को हवा दी। आज तक नक्सल मूवमेंट भारत में चल रहा है। तो ये एक तरीका होता है। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, क्या 1979 के पहले ईरान के लोगों को कोई दुश्मनी थी इजराइल से? नहीं। फिर एक मौका ऐसा आया, मौसम, मैं 1977, 1978, 1979, 1980, 81 की बात कर रहा हूं, जब अमेरिका ने इजराइल का इस्तेमाल किया। पहले किसने, अमेरिका ने क्या किया? क्या ईरान ने पहले अपना दांव चल दिया हिजबुल्लाह, हूती और हमास का? या पहले अमेरिका ने इजराइल का इस्तेमाल करते हुए ईरान की जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी सरकार एस्टेब्लिश हुई 1979 में, उसको हिलाने की कोशिश की? ये समझना पड़ेगा। शुरुआती दौर में क्या हुआ, 1979 में जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी की सरकार पावर में आई, अमेरिका ने एड़ी चोड़ी का जोर लगा दिया। साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेन उसको टॉपल करने के लिए। ये मैं 1979, 1980, 1981 की बात कर रहा हूं। तब तक ईरान को कोई दुश्मनी नहीं थी इजराइल के साथ।
ये तो अमेरिका ने इजराइल का इस्तेमाल करते हुए ईरान की सत्ता को टॉपल करने की कोशिश की। अब ये आप देख लीजिए, सब कहते हैं क्योंकि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। देखिए, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, ईरान क्यों न्यूक्लियर हथियार बनाएगा? अमेरिका के पास हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के पास दर्जनों न्यूक्लियर बॉम्ब है। क्या ईरान 1, 2, 4, 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर यह सोच सकता है कभी कि वो इजराइल और अमेरिका से जीत जाएंगे? मैं ऐसे बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट बात कर रहा हूं जी। तो ये कहना कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा इसलिए अमेरिका उसको दबाना चाहता, एकदम मिलिट्री पर्सपेक्टिव में फिट नहीं होती है कहानी। क्योंकि जब आज अगर ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देगा, उसका जो काउंटर स्ट्राइक आएगा इजराइल अमेरिका से कितना भयंकर होगा। असल बात क्या है मैं बताता हूं। ईरान के लोगों की ये भावनात्मक बात नहीं है, ईरान की लोगों की किस्मत खराब है कि वहां जमीन के नीचे कच्चा तेल है। पूरी कहानी यहां पर है। आज अगर ईरान में भुट्टे उग रहे होते, बैंगन उड़ रहे होते, ईरान के लोग अगर कद्दू की खेती कर रहे होते और जमीन के नीचे कच्चा तेल नहीं होता, ये अमेरिका कभी नहीं देखता। अमेरिका के लोगों को तो पता भी नहीं होता कि ईरान कहां है, क्योंकि अमेरिका के लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे देश में जहां कद्दू पैदा हो रहे हैं। लैटिन अफ्रीकी देश में चले जाए ना, जहां पर सोमालिया और बाकी नाइजीरिया और ये सब देश है जहां कुछ नहीं है, वहां तो अमेरिका कभी नहीं जाता। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या सोमालिया में नहीं है? दुनिया भर के ऑयल शिप्स, ऑयल टैंकर्स को परेशान करते रहते हैं। मैं कौल साहब, मैं लौट रहा हूँ, सुरेंद्र स्वामी जी का छोटा जल्दी से रिएक्शन ले लूँ, समय सीमित है। स्वामी जी। हाँ, मेरा ये कहना है कि अगर सभी देशों की संप्रभुता को मानना है तो फिर तो भारत ही एक ऐसा देश है जो सबकी संप्रभुता को मानता है, किसी पे सम्मान हमला करता है। नहीं करता। हाँ। और अगर अमेरिका को उस श्रेणी में रखेंगे तो फिर अमेरिका है ही क्या? भाई, अमेरिका आज वर्ल्ड नंबर 1 पावर किस लिए? इसीलिए है ना कि वो दूसरों के टांग अड़ाता रहता है सब जगह। तो यही इसीलिए अमेरिका बॉस, बिग बॉस बना हुआ है। अब मैं बात आता हूं जो अनीस साहब ने कही कि भाई वहां पे एक आइडियोलॉजिकल रिजीम है। वही आइडियोलॉजिकल रिजीम जो है वही खतरे की घंटी है। इजराइल को, जैसे देवनाथ जी ने कहा कि भाई उनके आने से पहले तो कोई इशू नहीं था। अब आप अपनी आइडियोलॉजी को लेकर हमास को सपोर्ट करके अगर इजराइल को खत्म करना चाहते हैं वहां से, तो वही इशू है जो मैंने कहा कि अमेरिका का टारगेट यही है। उनको ईरान से जो इश्यूज हैं वो इजराइल के प्रोटेक्शन को लेकर के है। क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे लेबनान चला गया, ऐसे ही हिजबुल्लाह से थोड़ा बड़े तो इजराइल भी खत्म करना है उनको। और वही आइडियोलॉजिकल जो एक रिजीम वहां पे है जो उस आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करना चाहता है, उसी की वजह से ये सारा झगड़ा है। और इजराइल के प्रोटेक्शन नंबर 1 प्रायोरिटी है अमेरिका की, और उसमें वो अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहा है। एक, उनके अलाइज जो खुद भी उसी तरह की आइडियोलॉजी के हैं मिडिल ईस्ट में जी। लेकिन वो अमेरिका के साथ हैं क्योंकि वो मिलिटरीली वीक है, उनको ईरान से डर लगता है। वो शिया देश है, वो सुन्नी देश है। और दूसरा, उनके ऑयल्स, जो देवनाथ जी ने कहा। तो ये सारी लड़ाई यहीं पे शामिल है। मेरा ये मानना है कि 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन में अमेरिका निश्चित रूप से स्ट्राइक करेगा ईरान जाएगा, में। बिल्कुल। ईरान अनीश जी कुछ कह रहे हैं, कौल साहब आपके पास आ रहा हूं। अनीश जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि हमें ये देखना चाहिए ज़्यादा सीरियसली कि अगर ईरान और मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उसका असर हिंदुस्तान पे क्या पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के लिए वो ख़राब चीज़ होगी। जो छोटी छोटी वेल नोन चीज़ें हैं कि हमारी ऑयल के इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो हमारे यहाँ महंगाई हो जाएगी वगैरह वगैरह, वो तो कॉमन प्लेस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि अगर ईरान को डिस्प्लेस करते हैं तो चाइना विल स्टैंड बाय देम, और चाइना का इन्फ्लुएंस पूरे मिडिल ईस्ट में फिर अमेरिका से कहीं ज़्यादा हो जाएगा, जो इंडिया के लिए एक खतरनाक कूटनीतिक हो चैलेंज होगा हमारे लिए। एक इंपॉर्टेंट वो मुद्दा उठाया आपने। कौल साहब, शॉर्ट रिएक्शन आपका। ये मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सबको सुन रहा था। पहले तो मैं बिल्कुल, ये जो इंस्ट्रूमेंट है टेरर का बाय डेफिनेशन ये होता है इनोसेंट लोगों को मारना और दहशत क्रिएट करना। वो कोई भी डिसेंट आर्मी मुझे नहीं लगता करती, खासतौर पे प्रोफेशनल आर्मीज लाइक इंडिया। इंडिया का स्टैंड हमेशा रहा है एंटी टेरर, कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट ना करना। और इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है
लेबनीज हिजबुल्ला देख लीजिए, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, हमास देख लीजिए, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद देख लीजिए, इराकी शिया मिलिशिया देख लीजिए, यमन के हुती देख लीजिए, और पता नहीं कितने। इनको ट्रेनिंग करते हैं, फाइनेंस देते हैं, और लोग कौन मरते हैं? इनोसेंट। इजराइल में क्या हुआ? 200 कितने लोगों को किडनैप कर लिया, कितनों को मार दिया? किसने फंड किया था? ईरान ने। तो ये कहीं ना कहीं इस पे स्टॉप लगाने की जरूरत है। मुझे लगता है हर देश जो इसको करता है उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। लेकिन हैविंग सेड नहीं दैट, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए रेड कार्पेट क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप के मुनीर के लिए रेड कार्पेट क्यों दे रहे हैं फिर? आप बात कर रहे हैं पाकिस्तानी हाँ आर्मी जनरल हाँ, वही फील्ड मार्शल जो हर जंग हार के भी जीत जाता है, उसके बाद मेडल भी मिल जाता है भाई को। देखिए, मुझे लगता ये है वो आतंकवाद अपने पे देश फिर का डबल स्टैंडर्ड भाई साहब, ये तो ठीक बात नहीं है ना कौल साहब। ये आपकी बात सही है। मुझे लगता है अपने देश का सबसे बड़ा नुकसान ही ऐसे जनरल पाकिस्तान में बैठे हुए कर रहे हैं, अपनी अगली 2 जनरेशंस का फ्यूचर खत्म कर रहे हैं। नहीं लेकिन वो मैं ठीक इस है, वो पॉइंट जो पे- कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अमेरिका क्या कर रहा है इस मामले में? भाई ISIS वहां पर, हमास वहां पर, अलकायदा वहां पर, TTP वहां पर, जैश ए मोहम्मद वहां पर, लश्कर तैयबा वहां पर, लश्कर झांगवी वहां पर, अल शहाबा वहां पर, और सबसे बड़ा आतंकी गुट पाकिस्तानी फौज वहां पर, और वो उनको थाली में सजाकर बुला रहे हैं और कहते हैं ईरान पर हमला कर दो। ये देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड है। बाकी देखिए जो होता है उसके हिसाब से आगे हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में बहुत बहुत धन्यवाद।